दिन के करीब 12 बजे अक्षराज की गाड़ी जंगल और पहाड़ियों के रास्ते होते हुए 10 किलोमीटर दूर कुलदेवी मंदिर के सामने खड़ी थी। मंदिर देखने में बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन खूबसूरत भी उतना ही था। धृति ने आज से पहले यहाँ कभी नहीं आया था। उसको इतना खोया देख अक्षराज ने कहा, यही हमारी कुलदेवी का मंदिर है, अंदर चले। जी, ये कहते हुए दोनों अंदर चले गए। पंडित जी पहले से वहाँ बैठे थे। उन्होंने जैसा ही दोनों को देखा वो खुश होते हुए बोले, आइए बड़े ठाकुर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये वही पंडित जी थे जिन्होंने अक्षराज और धृति की शादी करवाई थी। अक्षराज और धृति दोनों ही कुलदेवी माँ के आगे अपने अपने हाथ जोड़ खड़े हो गए और पूजा जी शुरुआत की। पंडित जी ने एक सिंदूर की डिब्बी अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए और अपनी धर्मपत्नी की मांग भर दीजिए। ये देवी माँ का आशीर्वाद है और इसे लगाने के बाद रिश्ता जन्मों जन्मांतर का तक बंध जाता है। अक्षराज ने आगे बढ़कर सिंदूर को एक चांदी के सिक्के से उठाया और धृति की मांग भरने लगा। पंडित जी के कहने पर अक्षराज ने 7 बार धृति की मांग भर दी और आखिरी में धृति ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। ये सच में कि उसके लिए एक अजीब सा एहसास था जो उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। उसकी धड़कनें 1000 की रफ्तार से भाग रही थी, मानो अभी उसका दिल बाहर निकल जाएगा। वही अक्षराज के साथ भी यही हो रहा था। हर बार मांग भरने के बाद वो एक बार फिर से अपनी शादी में के लिए हर एक वचन को मन ही मन ले रहा था। अक्षराज ने चिराग की जगह ली नहीं थी, बल्कि अक्षराज ठाकुर ने अपनी जगह खुद बनाई थी। गुना गुना गुना। पूजा करने के बाद अक्षराज और धृति ने मिलकर पंडित जी का आशीर्वाद लिया और दोनों ही अपना हाथ जोड़ मंदिर से निकल गए। अक्षराज ने अपना सिर उठाया कर ऊपर आसमान में देखा, जहां काले बादल हर जगह छाए हुए थे। साथ ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें टपकना शुरू हो गई थी। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है बड़े ठाकुर, पंडित जी पीछे से आते हुए बोले। ये सुन अक्षराज ने कहा, हाँ पंडित जी, लग तो यही रहा है। ये कहते हुए उसकी नज़र धृति के ऊपर चली गई, जो चुपचाप छोटी सी स्माइल करते हुए बारिश को देख रही थी। बारिश की हालत देख लगता है कि तूफान भी आने वाला है और आगे का रास्ता भी जंगलों और पहाड़ों से भरा है। अगर आप बुरा ना माने तो यही पास में मेरा छोटा सा घर है, आप दोनों वहाँ रुक सकते हैं, पंडित जी ने आगे कहा। ये सुन अक्षराज 2 पल के लिए चुप हो गया। आखिर सच ही तो कह रहे पंडित जी की रास्ता जंगलों से भरा है और अगर ऐसे मौसम में गाड़ी खराब हो गई तो वो धृति के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता उसके दुश्मन इस बात का फायदा उठा ले और इसके आगे वो सोच भी नहीं सकता था। धृति उसकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू बनती जा रही थी जिसके बिना उसका जीना ही नहीं है। शी इज द लाइट ऑफ होप इन लाइफ फॉर हिम एंड ही विल प्रोटेक्ट हर एट एनी कॉस्ट। वही धृति चुपचाप अक्षराज को देखकर जा रही थी। वो देख सकती थी कि अक्षराज कुछ सोच रहा है। तभी अचानक से अक्षराज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। जी बड़े ठाकुर, हम बस अभी अपना सामान लेकर आए। ये कहते हुए पंडित जी अपना सामान लेने अंदर चले गए। अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने अपने हाथ बालों में डालते हुए कहा, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। बारिश की वजह से जंगल का रास्ता खराब हो गया होगा, ऐसे में जाना सेफ नहीं होगा। जी, हम एक बार हवेली कॉल कर बता देते हैं, धृति ने अपना फ़ोन निकलते हुए कहा। ये देख अक्षराज ने अपना सर हिला दिया और धृति हवेली पर इस बारे में बताने लगी। इस बीच अक्षराज की नज़र एक भी पल के लिए धृति के ऊपर से नहीं हटी थी। तेज हवाओं के कारण से धृति के बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे और उसके होठों को छू रहे थे। ये देख अक्षराज धृति के पास गया और उसके बालों को चेहरे से धीरे धीरे साइड कर कान के पीछे टक कर दिया। इस बीच अक्षराज के हाथ धृति के होठों को छू गए थे, जो काफी थी दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखने के लिए। धृति ने जैसे ही अक्षराज के टच को फील किया, उसकी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन फेल हो गई और उसकी आंखें अक्षराज की आंखों पर आकर रुक गई। अभी वो दोनों ऐसे ही खुद में डूबे थे कि पंडित जी ने आते हुए कहा, चलिए बड़े ठाकुर। पंडित जी की आवाज़ सुन दोनों ही अपने होश में आ गए और अलग हो गए। पंडित जी मंदिर के पीछे से होते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। बारिश अब तेज हो चुकी थी, जिसका असर बखूबी दिख रहा था। कुछ ही पल में पंडित जी एक छोटे से घर के आगे आकर रुक गए और दरवाजा खटखटाते हुए बोले, सविता खोलो, हम हैं बाहर। तभी अंदर से एक औरत आती है जो कि 50-52 साल की लग रही थी। उसने जल्दी से सबको अंदर आने दिया और तौलिया लेने अंदर कमरे में चली गई। अक्षराज और धृति बुरी तरह से भीग चुके थे। तभी अंदर से पंडित जी की पत्नी सविता आती है और एक तौलिया सबको देती है। पंडित जी अक्षराज और धृति के तरफ इशारा करते हुए अपनी बीवी से कहते हैं,
सविता, ये बड़े ठाकुर हैं, बेगूसराय से आए हैं ये, और ये उनकी बीवी आज यहीं रहेंगे, इन्हें कमरा दिखा दो। सविता जी अक्षराज और धृति को अपने साथ एक कमरे के पास ले आए और कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, बड़े ठाकुर, यहाँ आप दोनों आराम कर सकते हैं। हम अभी आप दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं, तब तक आप दोनों बारिश के पानी को पोंछ लीजिए वरना ठंड लग जाएगी। इतना कह सविता जी वहां से चली गई। अक्षराज ने धृति को एक नज़र देखा जिसकी सारी उसकी बॉडी से चिपक रही थी अब, और उसके ब्यूटीफुल कर्व्स को शो कर रही थी। उसने धृति को अंदर आने का इशारा किया और एक तौलिया बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पहले तुम पोंछ लो फिर हम कर लेंगे। धृति ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से तौलिया ले लिया। सच बात तो ये थी कि उसे अब ठंड लग रही थी। वही अक्षराज ने एक नज़र कमरे में घुमाई तो उसकी नज़र बिस्तर पर आकर रुक गई, जो इतनी छोटी सी थी कि बस एक ही इंसान वहाँ आराम से सो सकता था। बिस्तर के अलावा एक पुरानी सी अलमारी थी और एक छोटा लैंप जो बिना बिजली के जल सकता था। वो अभी धृति को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा की है, उसकी नज़र धृति के ऊपर जम गई। पानी की बूंदें धृति की बॉडी पर डायमंड्स की तरह चमक रही थी। उसके लंबे काले बालों का पानी उसकी गर्दन से होते हुए उसकी ब्लाउज के अंदर जा रहा था। ये देख अक्षराज की आंखें बिल्कुल थम चुकी थी। वो पहली बार अपनी जिंदगी में किसी लड़की को ऐसा देख रहा था। हाँ, फिर ये कहे कि घूर रहा था, वो भी किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही बीवी नहीं। पानी की बूंदें धृति के बालों से होते हुए उसकी गर्दन पर फिसल रहे, जो कि काफी थे अक्षराज की सांसों को रोकने के लिए। उसकी आंखें धृति के पतली कमर पर आ रुक चुकी थी, जहां उसने आज एक सुंदर सा कमर बांधा हुआ था। क्या ये सॉफ्ट होगा, अक्षराज ने अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या सोच रहा है, उसके खुद से कहा, ये क्या सोच रहे हैं हम। अक्षराज कंट्रोल उद्धरण चिन्ह डॉट, ये लीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए धृति ने उसके सामने तौलिया पास कर दी। अक्षराज ने जो धृति में ही खोया था, उसके ऐसे पास आने से वो उसे एकटक देखने लगा। वही अक्षराज को कुछ ना कहता देख धृति ने अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए कहा, अक्ष, टॉवल लीजिए। हाँ, अक्षराज ने जल्दी से अपने होश में आते हुए तौलिया ले लिया और अपने बालों को पोंछने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तौलिया को अपने पास लाया, माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस की स्ट्रॉन्ग स्मेल उसे अपने पास महसूस हुई, और ये फील करते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो जानता था ये स्मेल किसकी है। He just loves her smell. Don't know how and why, but he loves her smell beyond anything. उसने अपने बालों को पोंछा। अभी भी उसकी नज़र धृति के ऊपर बनी थी, जिसे अब ठंड लगना शुरू हो गई थी। उसकी बॉडी कांप रही थी। ये देख अभी वो उसके पास जा पता कि सविता जी जल्दी से कमरे के अंदर आती है और कपड़ों को बढ़ाती हुई कहती है, माफ़ कीजिए बड़े ठाकुर, हमको देर हो गई। ये लीजिए, आप लोग अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, हम बाहर खाना निकालते हैं। धृति ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए कपड़ों को ले लिया और सविता जी ये देख वापस चली गई। उसने जल्दी से अपने लिए कपड़े लिए और बाकी अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, पहले आप चेंज कर लीजिए फिर हम कर लेंगे। नहीं, तुम्हें ठंड लग रही है धृति, पहले तुम कर लो, अक्षराज ने अगले ही पल कहा। लेकिन आप, धृति ने कुछ बोलना चाहा, वैसे ही अक्षराज ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, हम बाहर ही हैं, कोई चीज़ चाहिए होगी तो हमको आवाज़ लगाना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कह वो कमरे से निकल गया और धृति उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो इतना तो कह सकती थी कि अक्षराज उसकी क्या करता है, क्योंकि हर बार अक्षराज ने खुद से पहले उसे ही चुना था। और एक लड़की को क्या चाहिए, वो भी अक्षराज ठाकुर से। He never cared for himself in his entire life, but he chooses to care her. He chooses her over him. धृति ने साड़ी पहन ली थी, या फिर ये बोले जल्दी जल्दी लपेट ली थी, क्योंकि अक्षराज बस उसके लिए बाहर गीले कपड़ों में खड़ा था। उसने कमरे का गेट अंदर से खोला और उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई, जिसने अपने कुर्ते को निकल लिया था और अब उसके ऊपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। ये देख धृति के कदम अपनी जगह जम गए। अक्षराज का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन फिर भी धृति उसकी बॉडी को फील कर सकती थी। धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, ऐसे घूरना नहीं है धृति, अक्ष ने देख लिया तो क्या समझेगे वो। अपने आप को समझने के बाद धृति ने धीरे से कहा, अक्ष, उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वही अक्षराज जो कब का दरवाजे खुलने की आवाज़ सुन चुका था, लेकिन वो धृति के बुलाने का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही अपना नाम सुना, उसकी मसल अपने आप में कश गई। वो अपना कंट्रोल खो रहा था, और ये बात अक्षराज को पता थी। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से इतना अफेक्ट पड़ रहा था। धृति के बस उसके नाम कहने से ही वो टर्न ऑन हो रहा था। और ये बात अच्छी थी कि नहीं,
अक्षराज ये समझ नहीं पा रहा था। अक्षराज ने अपना चेहरा घुमाया और धृति की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। आप चेंज कर लीजिए, हमने कपड़े बिस्तर पर रख दिए हैं, ये कहती हुई धृति बिस्तर की तरफ चली गई। अक्षराज कमरे के अंदर आया और जैसे ही वो बेड से अपने कपड़े लेने वाला था उसका पैर नीचे रखे एक बॉक्स से टकरा गया और अगले ही पल दोनों ही बिस्तर पर एक थर की आवाज के साथ गिर गए। आह! धृति के हाथ अक्षराज के सीने पर कसे हुए। वही अक्षराज ने अपने दोनों हाथों से धृति की कमर को टाइटली होल्ड किया हुआ था। धृति अक्षराज के नीचे एक टेडी की जैसे दब चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक देखे जा रहे थे, मानो दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा दोनों की आंखों में हो। अभी वो जैसे ही धृति के ऊपर से उठने को हुआ, उसका एक हाथ धृति की साड़ी से उलझ गया और वो एक दफा फिर से धृति के ऊपर आ चुका था। आउच! और इस बार करीबी कुछ ज्यादा ही थी। अक्षराज के ठंडे होठ धृति के गर्दन पर लैंड हो चुके। धृति ने जैसे ही अक्षराज के होठों को अपनी गर्दन के बस थोड़े से नीचे वाले हिस्से पर महसूस किया, उसकी आंखें अपने आप बंद ही गई और उसने अपने दोनों हाथ बेडशीट पर कस दिए। वही अक्षराज का दिमाग पूरी तरफ से ब्लैंक हो चुका था। उसकी धड़कनें मानो रुक गई थी और सांसें वो क्या होती है वो तो उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। उससे बस एक चीज महसूस हो रही थी और वो थी धृति की सॉफ्ट स्किन। अभी वो कुछ और प्रोसेस कर पाता है कि उसे किसी की चीख सुनाई देती है। बड़े ठाकुर! वो हाय दैया, माफ कीजिए बड़े ठाकुर। सविता जी जैसी ही बोलती हुई कमरे में आए। कमरे का नजर देख उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से पीछे घूम गई। वही अक्षराज और धृति ने जैसे ही सविता जी की चीख सुनी, दोनों ही अपनी दुनिया से बाहर निकले और अक्षराज जल्दी से धृति के ऊपर से उठने लगा। धृति ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और अपने दोनों हाथों को उलझाते हुए नीचे देखने लगी। उसके दोनों गाल सच में अब तक टमाटर के जैसे लाल हो गए। उसे तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सविता जी से अपनी नजरें कैसे मिलाएगी। एक मिनट उसे ऐसा डरना नहीं चाहिए। अक्षराज उसका ऑफिशियल पति है, वो कुछ भी कर सकती है अक्षराज के साथ, धृति ने अपने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके गाल और लाल हो गए जैसे ही उसने अपनी ही बात का मतलब समझा। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, ये बात काफी है धृति को अक्षराज की तरफ देखने के लिए, जिसके बिखरे बाल माथे से चिपके हुए थे और उसके गाल लाल थे। एक मिनट, लाल थे? क्या उन्हें भी हमारी तरह? OMG, ही इज ब्लशिंग। अक्षराज ठाकुर इज ब्लशिंग, धृति ने अपने मन ही मन में कहा। अक्षराज ने सविता जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हम बस आ रहे हैं। अक्षराज की आवाज सुनते ही सविता जी जल्दी से अपना सर हिला वहां से चली जाती है। उसकी नज़र अब धृति के ऊपर जाती है जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे बिस्तर पर बैठी थी। अक्षराज ने अपने बालों में हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो हमारा मतलब है कुर्ता। अक्षराज लगभग 2 कदम पीछे से ही धृति से अपना कुर्ता मांग रहा था। क्या पता वो इस बार फिर जाए और धृति के ऊपर गिर जाए। नहीं, वो धृति के हड्डियां को इतनी जल्दी नहीं तोड़ना चाहता था, पर वो उसकी हड्डियां क्यों तोड़ेगा? ओ गॉड, ये हमें क्या हो रहा है? हम ये सब क्या सोच रहे हैं? अक्षराज ने अपनी आंखें फ्रस्ट्रेशन से बंद करते हुए अपने मन में कहा। धृति ने उसका कुर्ता बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। उसकी नज़र अभी भी नीची थी। वो अक्षराज की आंखों में देखने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकती थी। गुना गुना गुना, दोनों ही साथ मिलकर पंडित के साथ लंच कर रहे थे। वही सात्यवार जी चुपके चुपके कभी अक्षराज तो कभी धृति को देख रही थी। धृति उनकी ये नज़र खुद पर बखूबी बर्दाश्त कर रही थी। उसने जैसे तैसे खाना खाया और वापस से कमरे में चली गई। वो यहाँ एक और पल रहने की गलती नहीं कर सकती थी। वही अक्षराज ने धृति को जाता देख कुछ नहीं कहा, न ही वो उसके पीछे गया। वैसे ही उस पल के बाद वो धृति की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने यही बाहर पंडित जी के साथ बैठना सही समझा। गुना गुना गुना, रात का वक्त, ना जाने कब शाम से रात हो गई थी, लेकिन अक्षराज का कोई पता नहीं था। वो शाम के वक्त ही बाहर गया था और अब तक नहीं लौटा था। अब धृति को उसकी फिक्र हो रही थी। उसने सविता जी से पूछने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि अक्षराज पंडित जी के साथ मंदिर की तरफ गया है। अभी वो बिस्तर पर बैठकर विंडो से रात के नज़ारे को देख ही रही थी कि तभी कमरे का गेट धीमे से खुला और उसकी नज़र तुरंत ही उस तरफ चली गई। आखिर जिसका इंतजार वो कब से कर रही थी वो आ गया था। अक्षराज ने वापस कमरे को अंदर से लॉक किया और धृति की तरफ देखते हुए कहा, सोई नहीं? वो, हम आपका इंतजार कर रहे थे, धृति ने जवाब देते हुए कहा। अक्षराज ने अपना सिर हिलाया और 2 पल वही खड़ा रहा। धृति उसके हर कदम को नोटिस कर रही थी। तभी अक्षराज ने अपने सर को सहलाते हुए कहा, हमको नींद नहीं आ रही, तुम बिस्तर पर सो जाओ आराम से।
उसकी ये बात सुनते ही धृति ने अगले पल जल्दी से कहा, आप बिस्तर पर सो सकते हैं अक्ष। धृति ने कुछ हद तक अक्षराज की नर्वसनेस को भांप लिया था और वो ये भी जानती थी कि ये बिस्तर के वजह से थी। अक्षराज ने बिना अपनी पलकें झपकाए 2 पल के लिए धृति को देखा और फिर कहा, नहीं धृति, हमको कुछ काम है तो हम वो कर लेंगे, तुम आराम से सो जाओ। ये कहते हुए अक्षराज दरवाजे की तरफ घूम गया, लेकिन जैसे ही वो कमरे का गेट खोल पता कि उसे अपने हाथों पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने अपनी नज़र घुमाकर देखा तो धृति ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था और वो उसे ही देख रही थी। उसकी ब्राउन आइज में नमी थी जिसे देख अक्षराज की आईब्रोज आपस में जुड़ गईं। धृति, अक्षराज ने जैसा ही कुछ कहना चाहा कि तभी धृति ने अपनी हथेली उसके होठों के पास लाते हुए इशारा किया, शश उद्धरण चिन्ह, और उसके हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर ले आई। अक्षराज ने एक पल के लिए कुछ सोचा और धृति को आंखों ही आंखों में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी धृति ने उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है अक्ष आपके साथ सोने में। धृति की बात सुन अक्षराज उसे एकटक देखने लगा। वही धृति को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। क्या अक्षराज उसके ऊपर गुस्सा करेगा या फिर कुछ और। उसने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से आगे कहा, हमारा मतलब है कि आपकी आंखें लाल हैं और आपको नींद की जरूरत है, आप भी सो जाएं वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम दोनों ही बिस्तर पर सो सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। धृति ने अपनी बात पूरी करते हुए अपना सिर लगभग नीचे ही झुका लिया था। वही अक्षराज की आंखें धृति के चेहरे पर मानो जम चुकी थी। वो उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। उसकी पलकें झपकाना, उसका अपने होठों को बाइट करना और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाए रखना, उससे धृति की बातों से फर्क भी पड़ रहा था। उसका दिल न चाहते हुए भी धृति की तरफ से खिंचा चला जा रहा था। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाते हुए बिस्तर के एक तरफ जाकर लेट गया। धृति ने एक पल उसे देखा और एक राहत की सांस ली। उसने मन ही मन में कहा, अच्छा हुआ मैंने अपनी बात घुमा दी, वरना अगर वो बात बोलती तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। उसने सोचा था कि वो आज अक्षराज से कह देगी कि अगर वो दोनों इस शादी को निभाना चाहते हैं तो क्या वो एक बिस्तर पर सो नहीं सकते, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए ये वक्त सही नहीं था। सो जाओ धृति, वो अपने ख्यालों से निकली जैसे ही उसे अक्षराज की आवाज़ आई। अक्षराज जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन फिर भी उसे धृति की प्रेजेंस अपने पास फील हो रही थी, जो पता नहीं क्या सोचे जा रही थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। धृति ने धीरे से कहा, जी, और बिस्तर के दूसरी तरफ आते हुए लेट गई। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो बिस्तर के बिल्कुल आखिरी में सोया था, मानो अगर उसने एक भी टर्न ली तो वो गिर जाएगा। उसका मन तो बहुत कुछ कहने का था, लेकिन वो सारे बम एक ही दिन अक्षराज के ऊपर फोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थके होने की वजह से उसे नींद भी आ गई। वही अक्षराज धृति की माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को अच्छे से स्मेल कर सकता था। उसने जैसे ही धृति की गहरी सांसों की आवाज़ सुनी, वह अपनी आंखें खोल धृति को देखने लगा। वो सोते हुए किसी बच्चे के जैसे लग रही थी और उसके कुछ बाल उसको चेहरे पर छू रहे थे। अक्षराज ने अपने हाथों को बाया और उसके बालों को कान के पीछे टक करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो, और फिर अपनी आंखें बंद करके, वरना क्या पता वो धृति को देखता ही रह जाए और सुबह हो जाए। He is fully intoxicated by her, and he will remain till his last breath, though दिल greater than। गुना गुना गुना। अगली सुबह अक्षराज ने अपने ऊपर कुछ चुभने की वजह से खुली। उसने अपनी आंखें धीमी धीमी खोली और अपने सीने की तरफ देखा, जहां धृति अपना छोटा सा सिर रख आराम से सोई हुई थी। वो बिस्तर छोटा होने की वजह से धृति बिल्कुल उसके ऊपर ही सो रही थी। उसका एक पैर अक्षराज के ऊपर आराम कर रहा था तो वही उसके दोनों हाथ अक्षराज के सीने को पकड़े हुए थे। उसका सर तो बिल्कुल अक्षराज के सीने में छुप चुका था। ये सब देखते ही अक्षराज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने कभी अपने सबसे अच्छे सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसकी सुबह कभी ऐसी भी हो सकती है। He is not seeing his dream. He is living his most beautiful reality with her, with his wife. उसने धृति के बालों को सहलाया और उसे अच्छे से उसकी जगह सुलाते हुए कमरे से निकल गया। वो नहीं चाहता था कि खुद को इस पोजीशन में देख धृति को जरा भी अनकंफर्टेबल फील हो। 2 घंटे बाद धृति ने अपनी आंखें खोलते हुए अंगड़ाई ली और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि वो कहाँ है, उसने जल्दी से अपने नजरें कमरे में घुमाई। ये कहाँ है? धृति ने खुद से कहा और जल्दी से अपनी साड़ी ठीक कर कमरे से निकल गई। उसने सब जगह देखा, लेकिन अक्षराज उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसे अब डर लगने लगा था, कहीं कल रात की वजह से अक्षराज उसे यही छोड़कर चला तो नहीं गया ना।
अभी वो कुछ सोच पाती कि सविता जी वो अभी किचन से बाहर आई थी। उन्होंने पीछे से आवाज देते हुए कहा, बेटा, बड़े ठाकुर मंदिर गए हैं, वो बस आते ही होंगे। धृति ने जैसे ही ये सुना वो पीछे घूम गई और सविता जी को देखने लगी। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगी कि तभी सविता जी ने उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, लगता है बड़े ठाकुर आपसे और आप बड़े ठाकुर से बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो आप यहाँ उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाए और वो ये बात पहले ही जान चुके थे, इसलिए उन्होंने हमको बोल दिया था आपका ध्यान रखने। सविता जी ये बात सुन धृति को दोनों गाल लाल हो गए। अभी वो कुछ कहती है कि उससे अक्षराज की आवाज आई, हमें अब चलना होगा। पूर्ण विराम। उसकी आवाज सुनते ही धृति ने उसकी तरफ देखा जो अपने कपड़े बदल चुका था। वही अक्षराज ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, धृति तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूर्ण विराम। जी। थोड़ी देर बाद दोनों ही पंडित जी और सविता जी से मिलकर वहां से निकल चुके थे। कार में धृति ने एक नज़र भी अक्षराज को नहीं देखा और कल रात जो कदम उसने उठाया था उसके बाद तो वो देखने की गलती भी नहीं कर सकती थी। वही अक्षराज हर पल धृति को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धृति को क्या हुआ, क्या वो कल रात के डिसीजन को लेकर रिग्रेट कर रही है। ये ख्याल आते ही अक्षराज के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। अक्षराज ने एक पल रुककर कहा, क्या तुम्हें नींद नहीं आई? जी। धृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने जल्दी से अपना जवाब अक्षराज को दिया। पता नहीं वो अक्षराज के सामने इतना नर्वस क्यों हो जाती है। अक्षराज ने हम करते हुए आगे कुछ नहीं कहा कि तभी धृति ने अपनी धीमी आवाज में कहा, आपको नींद आई? अक्षराज ने ये सुनते ही धृति की तरफ देखा और अपने मन में कहा, अपनी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी नींद उसको कल आई थी। अक्षराज ने अपने ख्यालों को साइड किया और सामने देखते हुए कहा। ये सुनते ही पता नहीं क्यों धृति के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। गुना गुना गुना। दोनों ही ठाकुर हवेली पहुंच चुके थे। धृति कमरे में फ्रेश होने चली गई थी, वही वो मालती जी के पास बैठा हुआ था। मालती जी अभी उससे कुछ बात कर रही थी कि तभी रानवी एक ट्रे में पानी लेकर अक्षराज की तरफ आते हुए बोली, आपके लिए। हमको प्यास नहीं लगी है, अक्षराज ने बिना उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसे कभी भी ये सब पसंद नहीं था। वो अच्छे से जानता था कि रानवी क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी जिंदगी में बस एक लड़की को छुआ है और वो है उसकी अर्धांगिनी धृति। वो उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो पहले तो वो उस शख्स की जान लेगा और फिर अपने शरीर के उस हिस्से की स्किन को खुद से देगा, क्योंकि इस लाइफ में तो बस धृति का है और अपनी आखिरी दम तक धृति का बनकर रहेगा। He only belongs to her. In this life and in every universe one. मालती जी भी अक्षराज को अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने रानवी से कहा, अंदर जाओ और सीमा का हाथ बटाओ, रसोई में जब देखो इधर उधर फुदकती रहती है। रानवी एक नज़र मालती जी को देखती है और अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन गुस्सा उसकी आंखों में आ चुका था। उसका दिल कर रहा था वो उस बुढ़िया का खून कर दे। एक तो उसे अखराज के पास आने का मौका नहीं मिल रहा है और ऊपर से ये बुढ़िया बार बार उसे नए नए काम करने दे रही है। वही रानवी के जाने के बाद अक्षराज ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ये क्यों आए हैं? मालती जी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, उसका बाप शादी के लिए लड़के ढूंढ रहा है, इसलिए यहाँ कुछ काम सीखने आए हैं सीमा बहू से। अब क्या कर सकते हैं, बिन माँ की बच्ची है, इसलिए सीमा बहू ने भी हाँ बोल दिया। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और कहा, ओह ठीक है दादी, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर फैक्ट्री भी जाना है, कुछ काम है। पूर्ण विराम। इतना कह वो ऊपर कमरे की तरफ चला गया। वो एक हाथ से अपने फोन पर रघु से बात कर रहा था, वो दूसरे हाथ से उसने कमरे का दरवाजा खोला। लेकिन सामने का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एकटक सामने की ओर देखने लगा, जहां धृति डार्क ग्रीन कलर की शिफॉन साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मिरर के पास अपने गिले बालों को पोंछ रही थी। हेलो भैया जी, कहाँ चले गए? भैया जी, अक्षराज भैया, आप सुन भी रहे हैं? हेलो। फोन की दूसरी तरफ से रघु एक के बाद एक बात बोल रहा था, लेकिन अक्षराज तो पनी ही दुनिया में खोया था। रघु ने नेटवर्क प्रॉब्लम सोच कॉल कट कर दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं बल्कि दिल की प्रॉब्लम है। तभी धृति की नज़र अक्षराज पर गई, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। उसने अपने बालों से टॉवल को साइड किया और कहा, आपको कुछ चाहिए? हाँ, नहीं, वो हम फ्रेश होने जा रहे हैं, अक्षराज ने अपने आप को संभालते हुए कहा। धृति ने अपने सर को हाँ में हिला दिया और चुपचाप अपने बालों को वापस पोंछने लगी।
अक्षराज चुपचाप वॉशरूम में चला गया और करीब 10 मिनट बाद वापस आया। उसकी नज़र धृति के ऊपर गई जो अब तक तैयार हो चुकी थी और अभी कमरे की ठीक कर रही थी। ये देख वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वही उसके जाते ही धृति ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठते हुए अपने दिल पर हाथ रख बोली, ये हमें क्या हो रहा है? बस उनको टॉवल में देखने भर से मेरा दिल इतना क्यों शोर कर रहा है? उसने अपनी गहरी सांसों को कंट्रोल किया और वापस कमरे को ठीक करने लगी। तभी क्लोजेट का दरवाजा खुला और बस 2 सेकंड रुककर वो वापस से बंद हो गया। धृति ने जल्दी से पीछे घूमते हुए क्लोजेट दूर की तरफ देखा जो वापस से बंद हो गया था। अंदर क्लोजेट एरिया में अक्षराज ने अपने पहने हुए शर्ट के बटन को खोलते हुए खुद से कहा, नहीं ये कलर नहीं है, मुझे वही कलर चाहिए। उसने अपनी अलमारी से सारे कपड़ों को देख लिया, लेकिन उसे धृति की साड़ी की मैचिंग कलर की कोई भी शर्ट नहीं मिल रही थी। और जब एक मिला तो वो एक शेड लाइटर जो वो अभी 2 सेकंड पहले ही धृति से मिलाकर आया है। हाँ, उसने बस कलर मैच करने के लिए क्लोजेट का गेट खोला था। अभी अक्षराज फ्रस्ट्रेट वह हो रहा था कि उसकी नज़र क्लोजेट के साइड पर गई जहाँ एक शर्ट थी और वो देखते ही उसकी आंखें चमक गई। उसने जल्दी से उस शर्ट को हैंगर से निकाल कर पहन लिया और अगले ही पल क्लोजेट से निकल गया। उसने कमरे में एक नज़र घुमाई पर धृति कहीं भी नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बालों को सेट कर हॉल की तरफ चला गया। जारी है।